दोस्तों और प्यारे छात्र छात्राओं, बाल्यावस्था की ये सीरीज चल रही है जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बताया था और अब आगे जो अगली अवस्था है जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, जिसमें मैं आपको परीक्षा की तैयारियों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा हूँ और साथ साथ इस अवस्था में जो परिवर्तन आते हैं, जो बालकों के लक्षणों में, उनकी विशेषताओं में, उनके गुणों में जो परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। तो शुरू करता हूं, मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन इस वीडियो के माध्यम से प्रारंभ जो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएँ हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उत्तर बाल्यावस्था, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार बीएड और बीटीसी की परीक्षाओं में, डीएलएड की परीक्षाओं में, बीएलएड की परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था की अवधि क्या है। तो यहाँ पर मैंने इसकी अवधि लिखी है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, जो कि उत्तर बाल्यावस्था की अवधि होती है। और ख़ास तौर से अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था में ही डिवाइड किया है, जो कि बाल्य अवस्था कहलाती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था से कुछ मिलती जुलती हैं, कुछ नई विशेषताएं इस अवस्था में आती हैं, बालक के अंदर डेवलप होती हैं। उन पर फोकस कर लेते हैं कि पहली है कि लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति अधिक। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया है कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है, इसमें बालकों के अंदर लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, बालक स्कूल में जाता है या आस पड़ोस के बच्चों के हाथ में खेलता है, उनसे लड़ता है। लड़ाई उनकी ऐसी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा जैसे गाँव के अंदर होती है, शहरों के अंदर होती है कि नालियों के ऊपर लड़ाई हो गई, कूड़े के ऊपर लड़ाई होगी, आपस में रंजिश बन गई, एक दूसरे के लाठी डंडों से गोली मार दी, लाठी डंडे मार दिए, गोली मार दी। इस प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होते। यहाँ पर छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में हुए, 1-2 घंटे मन मुटाव रहा, कुट्टा हुई, फिर थोड़ी देर बाद फिर आकर के आपस में हाथ मिलाया और खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़ाई झगड़ा ये माता पिता की अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है कि बच्चों के जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं वो उनको किस वे में लेता है। कई बार माता पिता जो हैं बच्चों को थोड़े बहुत चोट दे करके बड़े आवेश में आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा रूप ले लेती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक शिक्षक होने के नाते और एक अच्छे माता पिता होने के नाते, कि बच्चों की क्रियाओं को उनकी सामान्य क्रियाओं के रूप में ही लें। क्योंकि बालक आपस में खेलते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। तो यहाँ पर उसको समझा करके, उनको कुछ चीज़ों को इग्नोर करके, कुछ उसको बुझा करके समझा करके आप उन प्रवृत्ति पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये विशेषताएं हैं बालक की, ये ख़त्म आप नहीं कर सकते कि बालक बिल्कुल लड़े ना, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसकी प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं कि प्रारंभिक स्कूली अवस्था। अब वहाँ पर देखा आपने कि बच्चा जो है प्री प्राइमरी स्कूल में या नर्सरी स्कूल में जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर आकर के बच्चा जो है उसकी एक प्रारंभिक स्कूली अवस्था यहाँ पर शुरू हो जाती है। यानी कि जो हम कहते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेकर के उससे आगे की जो पढ़ाई है वो उसकी वहाँ पर यहाँ पर आकर के, यानी कि 6 वर्ष की अवस्था में आकर के उसकी प्रारंभिक स्कूली अवस्था शुरू हो जाती है। यानी कि पहले तो नर्सरी, LKG, UKG पढ़ता है, अब यहाँ पर आकर के वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है। यानी कि 6 वर्ष का बालक जो है वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, अगली विशेषता है इसकी समूह की स्वीकृति की अभिलाषा। समूह की स्वीकृति यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि बच्चे अब यहाँ पर अपने जो विचार हैं वो भी प्रकट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर बालक जो है, जैसे कि रूसो ने कहा कि बालक सोच सकता है, पहचान सकता है, याद रख सकता है। अब यहाँ पे बालक का जो एक गैंग बनता है, एक समूह बनता है, जो स्टडी समूह भी हो सकता है, सोशल ग्रुप भी हो सकता है, तो वो जो समूह छोटा सा बनता है उसका, वहाँ पर वह अपने विचारों की स्वीकृति
प्राप्त करना चाहता है, यानी कि खेल खेल के माध्यम से बालक ने अपने कुछ सजेशन रखा, ठीक है, तो ग्रुप के और लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जब बच्चे खेलें, आप देखिएगा कि जब बच्चे को ग्रुप खेले, स्कूल में बच्चे खेलते हैं या गली मोहल्लों में बच्चे खेलते हैं, तो उनको देखिएगा उनका एक ग्रुप बना होता है, 3-3 4-4 बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, तो एक दूसरे के विचारों को शेयर करते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते भी हैं, समझते भी हैं कि भाई अब क्रिकेट खेलेंगे, अब कंचे खेलना है, अब ये गिल्ली डंडा खेलना है, या क्रिकेट खेलना है, या हॉकी खेलने जाना है, या चेस खेलनी है, या लूडो खेलनी है, यानी कि ये आपस में उनकी एक स्वीकृति आपस में बन जाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा कि बालक केवल एक बालक नहीं है, बल्कि जैसे कि मैंने कहा कि सोच सकता है, समझ सकता है, जो उसने क्रियाएं सीखी हैं उनको स्टोर भी कर सकता है। जो कोई स्टिमुलस हैं एनवायरनमेंट के, उनके जो स्ट्रक्चर होती है, उनका जो कलर है, उसको अपने माइंड में स्टोर कर सकता है, उनको याद भी रख सकता है कि ये एप्पल है तो ये किस कलर का है, ये बनाना है तो किस कलर का है, ये कोई वेजिटेबल्स है तो किस कलर की है, या कोई वस्तु रखी हुई है तो वो किस कलर की है। तो यहाँ पर बालकों के अंदर सृजनात्मक क्रियाओं पर बल दिया जाता है, यानी कि शिक्षकों को ज़रूरी है तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, जैसे कलरिंग करना है, वस्तुओं का बनाना है, चार्ट पर कोई चित्र बनाना है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चार्ट पर, लड़के जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो गर्ल्स का जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेती हैं। या इसके अलावा जो कार्टून देखते हैं, डोरेमोन वगैरह आते हैं, मोटू पतलू आते हैं, या अलग प्रकार के उनके कार्टून के जो शिनचैन जैसे कार्टून हैं, इनके जो फिगर होती हैं उनको ड्रॉ करते हैं, कलरिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें बालकों के अंदर उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको बढ़ाती है। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि इन क्रियाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाए। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालकों के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता देखी जाती है। यह मनोवैज्ञानिकों ने कहा है इस बारे में कि शरीर यानी कि मैंने मानव विकास की अवस्थाओं में मैं आपको बताया था कि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं या कुछ समय अवधि ऐसी है बालक की कि जहाँ पे बालक के अंदर तीव्र विकास होता है, जैसे कि जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की अवस्था। उसमें बालकों के अंदर बहुत तेज़ी से शारीरिक वृद्धि होती है, लेकिन 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें धीमी हो जाती है। ठीक है, कुछ धीमी हो जाती है। उसके बाद 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें भी वो गति जो है वो मंद तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मंद नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बालक का विकास नहीं हो रहा है। तो माता पिता बड़े चिंतित होते हैं कि ये छोटा सा है, तो छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये बढ़ ही नहीं रहा है, इसका कद नहीं बढ़ रहा है, इसकी लंबाई नहीं बढ़ रही, चौड़ाई नहीं बढ़ रही। तो ये इसलिए यहाँ पर कहा गया, मनोवैज्ञानिकों ने इसको बताया यहाँ पे कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में यहाँ पर स्थिरता दिखी जाती है। लेकिन उसके बाद जब बालक अगली अवस्था में आता है, यानी कि 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था में आता है, तो फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी माता पिता और शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मानसिक योग्यताओं में, यहाँ पर मानसिक विकास की बात की गई है, यहाँ पर मानसिक योग्यताओं की बात की गई है, यानी कि जो मेंटल जो कैपेसिटीज़ है उसकी वो बढ़ती है। यानी कि मैंने बताया जैसे कि वस्तुओं के नामों को पूछना, उनको याद रखना, उनके कलर को याद रखना, उनकी स्ट्रक्चर को यानी कि उसका आकार किस प्रकार का उसको याद रखना, चीज़ों के नाम क्या हैं, या न्यूज़पेपर है या टीवी पर कोई कार्टून आ रहा है तो उनके नाम क्या है, कोई फिल्म है तो उस फिल्म का नाम क्या है, या उसके जो एक्ट्रेस हैं उसमें तो उनके नाम क्या हैं, उन सबको जानने की उसके अंदर जिज्ञासा भी होती है। सब इन चीज़ों के माध्यम से बालकों की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, उसके सोच में, उसकी थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। छोटे छोटे जो बच्चे आपस में खेलते हैं तो डिसीजन मेकिंग की उनके अंदर जो प्रक्रिया होती है वो भी चलती है। तो यहाँ पर मानसिक योग्यताओं में बालकों के अंदर वृद्धि होती है, और साथ साथ यहाँ पर उसकी जिज्ञासा में भी प्रबलता होती है। यानी कि जैसे जैसे मानसिक योग्यताओं का उसके अंदर विकास होगा, वो है चीज़ों के बारे में मालूम करेगा, उसी प्रकार से उसके अंदर जिज्ञासा भी बढ़ती चली जाती हैं। ट्रेन को देखता है चलते हुए तो उसको बड़े गौर से देखता है कि कैसे चल रही हैं, बाइक को देखता है तो बड़े गौर से देखता है, चिड़ियों को उड़ते हुए देखता है तो उनको बड़े गौर से देखता है, या कोई बड़ा जानवर आता जाए, ऊँट आ गया मोहल्ले पड़ोस में तो ऊँट दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं अगर उसको हम अगर कहीं घुमाने ले जाएँ राजस्थान जैसी जगह पे तो उसको ऊँट दिखाई जाते हैं, या टीवी पर अगर वो देखता है तो ये ऊँट जैसी चीज़ या डायनासोर जैसी बड़ी चीज़, या कोई बड़ा अमेजन के जंगलों में देखा जाने वाला बड़ा सांप, अनाकोंडा टाइप में। तो उनके इन सब चीज़ों को देख करके बालकों के अंदर
और जिज्ञासा डेवलप होती है, और उस जिज्ञासा के फलस्वरूप बालक जो है तरह तरह के क्वेश्चन आपसे करता है। तो यहाँ पर आप बच्चों का जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको ना तो डांटें ना ही झिड़कें, बल्कि उसका एक ऐसा आंसर दें कि वह और आपसे आगे बढ़ कर के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर आप उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स की जो उसकी प्रवृत्ति अगर आप उसको वहीं रोक देंगे तो फिर वह आगे हिम्मत नहीं करेगा आपके सामने किसी प्रकार क्वेश्चन करने की। तो कोशिश करें कि बच्चों को, चाहे वो कक्षाओं के अंदर हों, खेल के मैदान में हों, घर में हों, पड़ोस में हों, आप उसको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ना डांटें ना फटकारें, खासतौर से इन चीज़ों पर कि जो उसकी जिज्ञासा को बढ़ाने वाली हों। इसके अलावा अब धीरे धीरे आकर के, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 12 अवस्था की जो अवधि है, जैसा कि हरलोक ने कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था, जो हरलोक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर के और मैच्योरिटी तक, यानी कि जब उसके अंदर जो यौनिक परिपक्वता आती है उसके बीच आरंभ होने तक, यानी कि 11 या 12 वर्ष तक के बीच की होती है। यानी कि दोबारा सुन लीजिए इसको कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर के यौनिक परिपक्वता के आरंभ होने तक 11 या 12 वर्ष के बीच की होती है। तो इसको देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर आते आते बालकों के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ना शुरू हो जाती है। वह अपना काम खुद करने की कोशिश करते हैं, घर के छोटे छोटे काम हैं खुद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिज्ञासा होती है रेडियो की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कंप्यूटर के अंदर से आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आवाज़ आ रही है, तस्वीरें कैसे चल रही हैं, वो सब जिज्ञासाएं बालकों के अंदर होती है। तो अब यहाँ पर आकर के उनके अंदर जिज्ञासा जो है वो आत्मनिर्भरता का रूप भी धीरे धीरे लेने लगती है। अब यहाँ बालक जो है कोशिश करता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अब ये बालक बड़ा हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो यहाँ पर आकर के उसके अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी आनी भी प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास भी यहाँ पे प्रारंभ होता है। यानी कि पहली अवस्था में हमने देखा कि बालकों के अंदर जो है नैतिक गुणों का अभाव था, सही और गलत के बारे में उसको ज्ञान नहीं था, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म सम्मत क्या है, राष्ट्र सम्मत क्या है, ये सब चीज़ों का ज्ञान उसको नहीं था, बहुत ज़्यादा आदर्शों का ज्ञान उसको नहीं था, उसको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पर आकर के बालकों के अंदर सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। ठीक है, वो सामाजिक गुणों का मतलब यहाँ पे यह है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नैतिक गुणों का विकास होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, लड़ाई झगड़ा करना गलत है, इस प्रकार की प्रवृत्ति धीरे धीरे बालकों के अंदर। और बाकी सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, आपके गली मोहल्लों का माहौल किस प्रकार का है, आपके परिवार का माहौल किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें भी बालक के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बालक को अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सट्रोवर्जन जो पर्सनैलिटीज़ है वो बालक का विकास होता है। कुछ बालक हम देखते हैं कि इंट्रोवर्ट भी होते हैं, एम्बीवर्ट भी होते हैं, लेकिन अगर हम उसको अच्छा माहौल देंगे तो उसके अंदर जो एक्सट्रोवर्जन पर्सनैलिटी है वो उसके अंदर डेवलप होती है। इसके अलावा बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बालकों के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में खासतौर से उत्तर बाल्यावस्था में, या ये समझ लीजिए कि जब वह किशोर अवस्था के प्रारंभिक काल में होता है, प्यूबर्टी एडोलेसेंस पीरियड में होता है, तो इस अवस्था में बालकों के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति देखी जाती है। संग्रह की प्रवृत्ति किस प्रकार की कि जैसे हम पहले भी देखते थे कि बच्चे जो हैं हीरो हीरोइन के फ़ोटो जो हैं वो इकट्ठा कर लेते थे। इसके अलावा डॉक टिकट हैं वो इकट्ठा कर लेते थे, या जो पेंसिल हैं, इरेज़र हैं, शॉर्पनर हैं, उनको जो अलग डिज़ाइन आते हैं मार्केट के अंदर उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ताश के पत्ते होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि जो भी यूनिक चीज़ उनको दिखाई देती है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, इसको हम अपने पास रख लें, तो वो उनको इकट्ठा करने शुरू करते हैं। या कहते हैं कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। बच्चों के अंदर मैं वाली प्रवृत्ति भी होती है कि ये तो मेरे पापा मेरे लिए लाए हैं या मम्मी मेरे लिए लाई हैं, तो वो चीज़ें जो हैं अपने पास वो संजो कर रखना चाहते हैं। या उनको कहीं कभी कोई इनाम मिला हो, स्कूल में कोई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो, तो उसको भी बड़े वो ध्यान से रखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके अलावा बालकों की रुचियों में परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि ये रुचियों में परिवर्तन जो है समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया भी था, यहाँ पे भी इसको जो माता पिता हैं उन्होंने इसको कहा है कि यह एक उत्पाती अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे बालकों के अंदर लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति देखी जाती है।
ठीक है। इसीलिए इसको उत्पाती अवस्था कहा जाता है। खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, स्कूल से बंक भी मार देते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये बंक मारने की जो प्रवृत्ति है कम हो गई है, ठीक है। लेकिन अब बच्चे जो हैं समाज को देखते हुए, या जो इस टाइम में एक ट्रेंड चेंज हो रहा है पूरे देश का, प्रदेश का, कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो बच्चे जो हैं, या नई नई जो टेक्निकल जॉब्स आ रही हैं, इसको देखते हुए बच्चे जो हैं थोड़ा सा अब जाकर सिंसियर होने लगे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है और जानना है। तो यह कुछ जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, गुण हैं बालकों के अंदर, इनको माता पिता को, शिक्षक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना है। इसीलिए मैंने विस्तृत रूप में इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब बात आती है यहाँ पर कि बाल्यावस्था की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इस पर हम फोकस करते हैं। तो बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तर प्रत्येक शिक्षक को जानना और समझना है। यदि वह उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में असमर्थ है तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में वह समर्थ नहीं हो पाएगा। यानी कि जब तक एक शिक्षक बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में, लक्षणों के बारे में, क्रियाओं के बारे में, गुणों के बारे में नहीं जान पाएगा, जब तक वह बालक के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, अगर वह बीएड नहीं है या बीटीसी उन्होंने नहीं किया है, तो वह बीएड और बीटीसी को ज़रूर करें। क्योंकि ये केवल ये आधार नहीं है कि भाई बीएड और बीटीसी करके हमें नौकरी ही प्राप्त करनी है, बल्कि यह आपके सारे जीवन काम आने वाली चीज़ें जो इसके अंदर दी हुई हैं, अगर आप उनको ध्यान से समझ लेते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको समझने के लिए। तो इन सब से, इन क्रियाओं से भली भांति आपको परिचित होना चाहिए, जिससे शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके, आप अपने घर और परिवार को सही ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो आगे देखते हैं इसमें कि किन किन बातों पर यहाँ पर ध्यान रखा जाए, जिससे शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाया जा सके और बच्चों का अच्छे ढंग से, सुसभ्य तरीके से विकास किया जा सके। तो पहली चीज़ है शारीरिक विकास पर बल। शिक्षकों को चाहिए, और साथ साथ मैं कहता हूं कि अगर उसके माता पिता भी हैं उनको भी चाहिए कि बालकों के शारीरिक विकास पर ज़्यादा फोकस करें। वो शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है कि बालकों को ज़्यादा क्रियाएँ कराई जाएँ, एक्सरसाइज कराई जाए, योगा कराई जाए, सुबह को जल्दी उठने की आदत उनके अंदर डाली जाए, उनको स्नान कैसे करना है उसके बारे में उसको बताया जाए, ब्रश करना है, आगे किस प्रकार से बढ़ा जाए। ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर शारीरिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। उन एक्टिविटीज़ के बारे में बालकों को बताया जाए। इसके अलावा शिक्षा जो हो वो बाल केंद्रित हो, शिक्षा की जो व्यवस्था की जाए वो बाल केंद्रित हो, बालक की रुचियों पर आधारित हो, बालक की क्रियाओं पर आधारित हो, उसकी नेचर पर आधारित हो। इस प्रकार की शिक्षा बालक को प्रदान करनी चाहिए और ख़ास तौर ध्यान रखना चाहिए जैसा बाल मनोविज्ञान कहता है, बाल विकास कहता है, उस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बालकों के लिए की जाए। ऐसा ना हो कि जैसे हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है, हम कुछ का कुछ बालकों को बता रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बल्कि बालकों को वो बतानी चाहिए जो उनकी बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं, बेसिक आवश्यकताएं हैं, उन पर फोकस करती हो। उन चीज़ों के बारे में उसको बताया जाना चाहिए और उसको लगातार जो इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसके अंदर उन सब चीज़ों को डेवलप करना चाहिए जो उसको भावी जीवन का आधार बन सके। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं खेल और क्रिया द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए। बालकों को खेल और खेल भी खिलाए जाएँ स्कूलों में, और साथ साथ उनको खेल के माध्यम से क्रियाएँ भी कराई जाएँ, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, प्ले वे एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कराई जाएँ, जिससे बालक का शारीरिक विकास भी हो और साथ साथ मानसिक विकास भी हो। केवल एक ही विकास नहीं होता, यहाँ पर विकास के जो अलग पक्ष हैं उन सबका यहाँ पर विकास चलता है। इसके अलावा बालक की जो भाषा शैली है उसके भाषा पर बल दिया जाए, यानी कि बच्चों के सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उसको मानसिक रूप से सजग बनाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो मानसिक रूप से उसको अवेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर बालकों को गलत अगर शब्द बालक के सामने बोलेंगे तो बालक उसकी पुनरावृत्ति या अनुकरण उसको ऐसा ही करेगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि भाषा शैली को अच्छा बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जाना चाहिए, उसके भाषा पर फोकस किया जाना चाहिए। इसके अलावा रुचिपूर्ण पाठ्य सामग्री हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसकी पाठ्य सामग्री को, चार्ट हैं, मॉडल हैं या TLM जिसको हम कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से भी बालक की पाठ्य सामग्री को, जो उनके करिकुलम हैं, उसको
बालक के आयु स्तर के अनुसार, उनके मानसिक स्तर के अनुसार रुचिपूर्ण या इंटरेस्टिंग बनाया जाना चाहिए। और साथ साथ उनके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं उन जिज्ञासाओं की संतुष्टि भी की जानी चाहिए। कुछ उत्सुकताएं उसकी होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं उसके अंदर होती हैं। और ख़ास तौर से मेन चीज़ यही है कि बालक जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और जो उसके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं उनके अनुसार ही सीखता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर शिक्षकों और माता पिता को चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति का जो जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति है या रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम है, इस पर विशेष ध्यान दें। साथ साथ सामूहिक प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, यानी कि अगर कोई चीज़ घर में लाए हैं तो बच्चे को कहा जाए कि भाई सब मिल बांट कर खाते हैं, तो सबको एक एक पीस दे दो, तो बच्चे के अंदर ये सामूहिक प्रवृत्ति की भावना बढ़ेगी। आस पड़ोस के बच्चे हैं उनको भी चीज़ें देने और लेने की उसके अंदर आदत पड़ेगी। तो ये सामूहिक प्रवृत्ति होती है जो बालकों के अंदर उनका विकास करती है, बालकों के अंदर एक चेतना उत्पन्न करती है कि हम भी हैं तो दूसरे भी हैं और दूसरे हैं तो हम भी हैं, यानी कि एक समाज जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात है, रचनात्मक क्रियाओं की व्यवस्था बालकों के लिए की जानी चाहिए। जैसे स्कूलों में हम जो हैं, जब दीपावली गई है अभी, तो दीपावली में बच्चों को दीप बनाना सिखाया गया, रंगोली बनाना सिखाया गया, चार्ट के माध्यम से उन पर फिगर उतारने का प्रयास किया गया या मॉडल्स बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें बालकों के अंदर रचनात्मक और क्रियात्मक क्रियाओं की व्यवस्थाएं करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। उनके अंदर जो है क्रिया को बल प्रदान करती हैं, उनको आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसके अलावा संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो चीज़ें उसे चाहिए, आवश्यकताएं हैं उसकी, उनको दिया जाए, वह है उनको तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं, बल्कि उनको संचय करने का प्रयास करेगा। उसके अंदर सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सामाजिक गुणों के बारे में जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि माता पिता को चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि वह आदर्शवादी ना बनाए बच्चे को, उपदेश ना दे बच्चे को, बल्कि क्रियाओं के माध्यम से उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास करने पर बल दें। नैतिक शिक्षा पर बल दें, नैतिकताएं बताएं उसको, अच्छे और बुरे की पहचान बताएं, गलत और सही का ज्ञान कराएं। गुड टच और बैड टच जो कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, उसके बारे में लड़कियों को बताया जाए, छोटी बच्चियों को बताया जाए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें नैतिकता पर आधारित होती हैं। कौन आपका संबंधी है, कौन आपका मित्र है, कौन मित्र नहीं है, कौन आपसे ईर्ष्या रखता है, वो सब की जानकारी जो है या एक सजगता बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से आती भी है, कुछ उसको आपको डेवलप भी करना है। तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा मानसिक क्रियाओं के अधिकतम प्रयोग पर बल, यानी कि अब यहाँ पर आकर के जब 10-12 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सिखाया जाए, कुछ क्रिया करके सिखाया जाए। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ईवीएस में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित होती है। तो अलग प्रकार से हम उसको बताएं जिससे उसके मानसिक क्रियाओं पर बल पड़े, यानी कि मानसिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने में उसमें सहायक हो, मानसिक क्रियाओं को लेकर के आगे बढ़े वो। ये सारी चीज़ें उसके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम बालकों के सामने इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बालक जो है अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो जो 2 बातों पर केंद्रितता पैदा है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं, और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था बालकों के लिए किस प्रकार से की जाए, इन पर फोकस किया गया है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने अपना लेक्चर दिया है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।